welcome to our YouTube channel subscribers. तो यारो आज बारी है नेशनलिज्म इन इंडिया में झंडे गाड़ने की। ये चैप्टर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। इसमें हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, ये भारत में देशभक्ति की भावना किस तरह से आई उसके बारे में है। नेशनलिज्म का मतलब ही देशभक्ति है। देशभक्ति यानी देश के प्रति प्यार और त्याग की भावना, जो किस तरह से देश में आई, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में हम आगे नेशनलिज्म के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने किस तरह से मूवमेंट्स कैरी ऑन किए और भारत को फ्रीडम दिलाई, और अंग्रेज़ों के नाम में किस तरह से किस किस ने कैसे कैसे दम किया। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वार वन से। जब वर्ल्ड वार वन हुई तो अंग्रेज़ों की आर्मी भी उसमें शामिल थी, जो ये लड़ रहे थे वर्ल्ड वार वन। तो वर्ल्ड वार वन में जैसे ही अंग्रेज़ों ने फैसला किया लड़ाई का, बीच में घुसने का, तो तब ही इनडायरेक्टली इंडिया, जो कि इनकी कॉलोनी थी, इनको भी वर्ल्ड वार वन में ना चाहते हुए भी घुसना पड़ा। और जब वॉर होती है तो यार तुम्हें तो पता ही है कि जहाज़ बम गिराते हैं और जिस पे वो बम गिरते हैं उनका काफ़ी नुकसान होता है। इन शॉर्ट की देशों का दोनों तरफ का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जैसा कि अब तुम रशिया और यूक्रेन के केस में देख रहे होंगे। यहाँ यूक्रेन का पूरा देश तबाह हो रहा है, वहीं रशिया की इकॉनमी पूरी तरह से डिसबैलेंस्ड हो चुकी है। तो टॉपिक से ना भटकते हुए, रशिया की तरफ ना जाते हुए, हम आपको बताएंगे कि जब इंडिया ना चाहते हुए भी वर्ल्ड वार में शामिल हुआ, क्योंकि वो थी कॉलोनी ब्रिटेन की, अंग्रेज़ों की कॉलोनी थे वो, इसलिए उन्हें शामिल होना पड़ा। तो इसके ना चाहते हुए इंडिया पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट पड़ गए और इंडिया का काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। और क्या कॉन्सिक्वेंसेस थी वो अभी हम पढ़ेंगे। तो ये रहे वर्ल्ड वार वन के कॉन्सिक्वेंसेस भारत पर। तो इंडिया में कुछ इस प्रकार कॉन्सिक्वेंसेस दिखी वर्ल्ड वार वन की। वर्ल्ड वार वन से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसकी डिमांड बढ़ गई, यानी गन्स वगैरह की डिमांड बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है कि गन्स वगैरह की डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि वॉर चल रही है, कोई मजाक नहीं। This led to the increase in custom duties and introduction of income tax. अब लड़ाई चल रही थी, पैसे का नुकसान हो रहा था, जान माल का नुकसान हो रहा था, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भरपाई भी तो कहीं से करनी थी। तो उन्होंने लोगों को चुना इसकी भरपाई करने के लिए, उनकी कस्टम टैक्सेस बढ़ा दिए और एक नई बला को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इनकम टैक्स। तो वर्ल्ड वार वन के दौरान 1913 टू 1918 में कमोडिटीज यानी चीज़ों के दाम जो है वो डबल हो गए। वर्ल्ड वार के दौरान गाँवों वगैरह में फोर्स रिक्रूटमेंट यानी ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया, ताकि ये वर्ल्ड वार में कंट्रीब्यूट कर सकें और जिता सकें ब्रिटेन को। तो अगर 1921 के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो 20 से 30 मिलियन लोग लगभग क्रॉप फेलियर, एपिडेमिक्स और भी प्रॉब्लम्स के कारण मर गए, जो वर्ल्ड वार वन से हुई थी। यहाँ एक वर्ल्ड वार ने जीना हराम कर दिया है, दूसरी में तो पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा। और न्यूज़ चैनल वाले तो तीसरी वर्ल्ड वार के पीछे पड़े हुए हैं, टीआरपी के लिए तो कुछ भी करेंगे। वाह भाई वाह। मानो वर्ल्ड वार थ्री ना हुई, कोई मेला हुआ। तो अब वर्ल्ड वार के बाद अब मूव करते हैं चैप्टर में आगे। तो इतनी बुरी तरह जब अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनी यानी इंडिया को यूज़ किया, तो इंडिया को बहुत नुकसान हुआ, चाहे उसके रिसोर्सेज का हो, उसके प्यारे लोगों का हो, या पैसे का हो। और इसी संकट के वक्त होती है हीरो की एंट्री। कौन भिड़ू, कोई और नहीं, महात्मा गांधी। तो चैप्टर के हीरो हमारी इंस्पिरेशन और देश के बापू महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर आ रहे थे। वहाँ पर उन्होंने भारतीयों की काफ़ी मदद की जो वाइट गवर्नमेंट द्वारा इफेक्टेड थे, उनसे पीड़ित थे। और वो मदद उन्होंने उन्हें किस मेथड से दी, वो था वन एंड ओनली सत्याग्रह का मेथड। सत्याग्रह मीन्स सत्य के लिए आग्रह।
तो गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह का रास्ता वॉयलेंस के रास्ते से ज़्यादा पावरफुल है, और उनका मानना था कि नॉन वॉयलेंटिक तरीके से जब दूसरों को कन्विंस किया जा सकता है तो क्यों वॉयलेंस को अपनाया जाए। सत्याग्रह में बेसिकली यही होता था, अंग्रेज़ों को गांधी जी, अंग्रेज़ों को और वाइट पीपल्स जो थे साउथ अफ्रीका में, उन्हें भी सत्याग्रह की हेल्प से पूरी तरह से एग्री करवाते थे अपने जो भी उनके विचार से उन पे, उनकी अंतरात्मा को जगाते थे। ये था गांधी जी का मानना सत्याग्रह में। इसमें बिना लड़े ऑप्रेसर की अंतरात्मा को जगाया जाता है बाय ऑप्रेस्ड पीपल। तो 1915 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से एंट्री मारी और आते संग ही अपने सत्याग्रह के आइडिया से धूम मचा दी। तो 1916 में गांधी जी ने आते ही बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में करवाया अपना सत्याग्रह पीजेंट्स को लेकर। पीजेंट्स क्योंकि वहाँ से बड़े परेशान थे, स्ट्रगल कर रहे थे प्लांटेशन सिस्टम्स के खिलाफ। तो 1916 के चंपारण सत्याग्रह के बाद, जो कि उन प्लांटेशन सिस्टम्स पे था जो बहुत ऑप्रेसिव बिहेवियर शो करते थे, उसके बाद गांधी जी 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जो कि गुजरात में है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी क्या करते हैं, उन पीजेंट्स की हेल्प करते हैं जो क्रॉप फेलियर और पैंडेमिक्स के कारण परेशान थे और टैक्सेस पे नहीं करने पा रहे थे। गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह करके उनका टैक्स माफ़ करवाया और फिर गए 1918 में अहमदाबाद, जहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया सत्याग्रह। तो गांधी जी के इन कड़े हीरोइक कदमों का अंग्रेज़ों ने क्या जवाब दिया, अब हम पढ़ेंगे। तो गांधी जी के इन सत्याग्रही मूवमेंट्स से बौखलाए अंग्रेज़ों ने एक कदम उठाया जब 1919 में अंग्रेज़ों ने पास किया रोहलत एक्ट, जो पार्लियामेंट में इंडियन मेंबर्स की नामौजूदगी से पास हुआ। इंडियन मेंबर्स चाहते थे कि ये एक्ट पास ना हो, जबकि अंग्रेज़ी सरकार चाहती थी ये पास हो। तो चलती तो एंड में वही सरकार की है, इसलिए ये एक्ट हो गया पास। तो रोहलत एक्ट तो पास हो गया, लेकिन इससे इंडियंस डिसएग्रीड इसलिए थे क्योंकि इस एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार को अब पावर मिल गई थी कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जैसे कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें जेल में डाल सके 2 साल के लिए, और भी बिना ट्रायल के, बिना कोर्ट में ले जाए। तो भैया इस एक्ट से गांधी जी को चढ़ गया बड़ा ज़्यादा गुस्सा। अब देखते हैं गांधी जी किस तरह इनकी बैंड बजाते हैं। गांधी जी अंग्रेजों की बैंड बजाएं, भैया इससे पहले तो अपन की बैंड बज चुकी है। मेरी तो एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई है, अब मिलेंगे अगली बार।